तो महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर का पीट पीट कर हुए कत्ल के मामले में महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं सोशल मीडिया में इसे फिरका वाराना तशद्दुद का रंग दिए जाने की भी कोशिश हो रही है। हालांकि वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इसे फिरका वाराना तशद्दुद नहीं माना और कहा है कि इस मामले में 100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह फैली थी। जुमेरात की रात मुंबई से दो साधु और उनके ड्राइवर सूरत जा रहे थे। पालघर के गड़ी चिंचले गांव के पास भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में इनकी गाड़ी को रुकवा लिया और इनका पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। साधुओं के नाम सुशील गिरी महाराज और कल्प वृक्ष गिरी महाराज थे। पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे वाकये के दौरान उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है और 2 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई कर 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में पुलिस ने 2 अफसरान को सस्पेंड भी किया है। इससे पहले भी मॉब लिंचिंग की कई वारदात मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ चुकी हैं। इसलिए अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मॉब लिंचिंग के खिलाफ सरकार को सख्त कानून नहीं बनाना चाहिए? आखिर और कितने मॉब लिंचिंग के बाद इसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा? क्या सिर्फ सख्त कार्रवाई की बात कहना ही काफी है? पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को वही हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही। एक तर तिथल्या 2 पोलिसांना आपण तत्काळ सस्पेंड केलेलं आहे। मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की, इसलिए तो 110 लोग पकड़े गए ना, कैमरा में सब आए हुए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये इस तरह के ये करना, चर्चा करना बिल्कुल गलत बात है। जो पहले मोमबत्ती लेकर घूमते थे आज वो खामोश क्यों हैं? उनको भी इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। सब समाज मॉब लिंचिंग की इजाजत नहीं दे सकता। तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे। सैयद अब्बास मेहदी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। सैयद अब्बास मेहदी, आपसे शुरुआत करूंगा। जिस तरह से हमने बयान सुने हैं शाहनवाज हुसैन का, देवेंद्र फडणवीस का और दीगर लीडरान का, लग ही रहा है कि मामला अभी तक सीधा साधा चल रहा था, लेकिन अब इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब ये मामला हुआ है तो सियासत तो होगी, सवाल तो उठेंगे, सरकार पर सवाल उठेंगे। पुलिस की मौजूदगी में 2 साधुओं का कत्ल हुआ है, इस पर तो सवाल उठेंगे और बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये। आप ये सोचिए कि साधु संतों के देश में, सूफियों और दरवेशों के देश में इस तरह का वाकया पेश आना एक बहुत ही अलमनाक, एक बहुत ही शर्मनाक और एक बहुत ही जारहाना वाकया था जी। और इस पर अगर सियासत हो रही है तो सियासत के बजाय सवाल उठाए जाएं और सवाल उठाने के साथ साथ अब ये वक्त आ गया है कि इस पर सख्त से सख्त कानून बने, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग का कोई पहला वाकया नहीं है। मॉब लिंचिंग इधर पिछले 2-3 अखलाक से जो आगाज हुआ, अखलाक की मॉब लिंचिंग के बाद से आज तक मॉब लिंचिंग के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ तंत्र जो कहा जाता है, भीड़ किस तरह से हमले कर रही है। आप किसी को भी बच्चा चोरी के शक पे मार देंगे, आप किसी को चोरी के शक पे मार देंगे, आप किसी को किसी शक की बुनियाद पर, भीड़ को किसी इंसान की जान लेने का हक किसने दिया है? बिल्कुल। और इस पर जब तक कानून नहीं बनेगा, इसी तरह से भीड़ तंत्र हमले करती रहेगी, भीड़ तंत्र के हाथों बेकसूरों और मासूमों की जान जाती रहेगी। और ये 2 साधुओं का कत्ल, 2 संतों का कत्ल संतों की धरती पर बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अपमानजनक है। बिल्कुल।
और देखा जाए तो बड़ा हैरान वाला कर देने वाला मामला है। दरअसल हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन होने के बावजूद आखिर इतनी भीड़ कहां से आ जाती है। जैसा कि हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जो बता रहे थे, तकरीबन 110 लोगों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है, यानी कि तकरीबन इतने लोग तो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा और दीगर लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कहा जा सकता है कि जो लॉकडाउन है उसके खिलाफ वर्जी भी इस इलाके में हो रही थी। हाँ देखिए, जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन का नफाज है, लॉकडाउन को लागू किया गया है, ऐसे में सैकड़ों की तादाद में लोगों का आना, चूंकि गांव में इस तरह के माहौल होते हैं कि रात का वक्त था और ये दो संत मुंबई से गुजरात सूरत के रास्ते में थे। उन्होंने उस रास्ते को अख्तियार किया और जो इत्तलात हैं, जो ज़राए, उसके मुताबिक जिस गांव में यह वाक़या हुआ है उसमें 2-3 दिन से बच्चा चोरी की अफवाहें फैलाई जा रही थी। अब रात के वक्त इस गाड़ी को रोक लिया और जब ये शोर उठेगा कि बाहर के लोग हैं, बाहरी गाड़ी है, उसमें 2 साधु बैठे हुए हैं, तो इस तरह का वाकया पेश आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अफवाहों पर, बेबुनियाद अफवाहों पर आप इस तरह से, और मुझे ताज्जुब ये होता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जिस मुल्क में इंसानियत को तरजीह दी जाती है, जिस मुल्क में किसी बाहर से आए हुए को अपने इलाके में बहुत अहमियत दी जाती है, मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ऐसे मुल्क में ऐसे लोग कहां से आ गए? इनकी ज़हनियत कैसे बदल गई? इनकी सोच कैसे बदल गई? इनके ख्यालात कैसे बदल गए कि आप रात में किसी गाड़ी को अपने गांव से गुजरने नहीं देंगे? हाँ। गाड़ी गुजर रही है तो आप, अगर आपको शक है, आप लोगों को रोकिए, पूछिए, दरियाफ्त कीजिए, जायजा लीजिए, उनके नाम देखिए और उस बिना कुछ कहे आप, एक हुजूम है, एक जुनूनियों का हुजूम है, उसमें आप देखिए कि कम उम्र के लड़के ज्यादा हैं। मतलब कि गांव में अगर बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, तो उनका भी कंट्रोल नहीं है। इस तरह से के वाकयात को अंजाम देने के लिए वहां के गांव के जो जिम्मेदारान हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन हो। जो भी इसमें मुलव्विस है, जो भी इसमें शामिल है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कदम उठाए, एक्शन ले। सबसे बड़ी बात होगी और इसके लिए कानून बनाया जाए ताकि एक ऐसा इबरतनाक कानून बनाया जाए, एक ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि फिर इस तरह के वाकयात पेश ना आए। अब मुल्क में किसी और मॉब लिंचिंग की तस्वीरें ना सामने आए। बहुत ही शर्मनाक है। मैं बार बार कहूंगा कि ये साधुओं संतों का देश है, ये ऋषियों मुनियों का देश है, ये सूफियों और दरवेशों का देश है, ये इमामों और फकीरों का देश है जी। इस देश में अगर इस तरह की शख्सियतें सेफ नहीं है, इस तरह की शख्सियतें महफूज नहीं है, तो आम आदमी कहां से महफूज रहेगा? और ये भीड़ तंत्र, जिसको आप उर्दू में हुजूमी तशद्दुद कहते हैं, इस दीवाने हुजूम, इस पागल हुजूम के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने का वक्त आ गया है। और अगर अब भी कानून नहीं बना और इस पर सिर्फ सियासी बयानबाजी होती रही, सिर्फ सियासत होती रही और सिर्फ बयानबाजी होती रही, तो इस तरह के वाकयात बढ़ते जाएंगे। तमाम रियासतों की सरकारों को, मरकजी सरकार को इस पर संजीदा होना पड़ेगा और मुत्तहिदा तौर पर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे अब अगर मॉब लिंचिंग हो तो उसको इबरतनाक सजा दी जाए, खौफनाक सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि अब किसी भी गांव, किसी भी इलाके, किसी भी हुजूम, किसी भी भीड़ की हिम्मत ना पड़े कि वो इस तरह के कदम उठाएं, बेकसूर मासूमों का कत्ल करें सिर्फ शक की बुनियाद पर। बिल्कुल। और इस बीच यासिर जिलानी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के तौर पर अपना पक्ष रखते हैं पार्टी का। वो जुड़ गए हमारे साथ। खैर मकदम है यासिर जिलानी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरह से ये वाकया पेश आया है उसके बाद क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक तो बेहद दर्दनाक, जितनी निंदा की है हमारे माशरे में इस तरह का कृत्य हो जाता है। और यकीन माने कि जिस वक्त ये तस्वीर सामने आई है, वो वीडियो पालघर से सामने आई है, जिसमें निहत्थे 70 साल से ज्यादा एज के एक सर, उनके 2 शिष्य, उनका एक ड्राइवर, एक शिष्य और एक ड्राइवर की भी हत्या हो जाती है। आप यकीन करें कि ये समाज की गिरती हुई पराकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। इससे बड़ा उदाहरण
मुझे नहीं लगता है कि अब हाल फिलहाल देखने को कहीं मिलता है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस दर्दनाक हादसे में जो संत और उनके शिष्य और उनके ड्राइवर के साथ हुआ है, उसकी इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए कि एक नजीर पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सामने पेश। हमारे समाज के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसके बाद सजा अगर बड़ी और बेहद बड़ी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि ये जो भीड़ है, ये पागल भीड़ जिसने मॉब लिंचिंग करी है, ये मुझे लगता है कि हमारे सभ्य समाज के लिए जो एक कलंक है, इसको खत्म करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि बेहद कड़ी कार्रवाई। मुझे तो लगता है कोर्ट में इस केस को ले जाके और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा के बिना मुझे लगता है कि इस केस में नजीर नहीं पेश हो सकती। समाज का जो ताना बाना कहीं बिल्कुल हाशिए पे जाता हुआ दिख रहा है। एक भीड़ जो पागल हो चुकी है और उसका नतीजा जिस तरीके से महाराष्ट्र के पालघर में देखने को मिला है, उनको सजा मिलेगी, अभी लोगों के अंदर सुकून मिलेगा। आप ये समझिए, ये संतों का कत्ल नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। और जब इंसानियत का कत्ल समाज में होता है तो उसकी सजा होनी चाहिए, नहीं तो इसका असर आने वाले कई पीढ़ियों तक देखने को मिलेगा। लेकिन यासिर जिलानी, ये पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, 2014 के बाद से जो मामले आने शुरू हुए और तब अब तक लगातार जारी हैं। सरकार आपकी है, क्यों नहीं कोई कानून बनाया जाता? अब देखिए, आज समाज का हर वर्ग, आज समाज के हर कोने से आवाज आ रही है कि अब कानून बनना चाहिए। तो ये तो पहले बनना चाहिए था। और नहीं, देखिए कल को क्या हुआ था, कल कैसे क्या रहा, हम इस वक्त डिस्कशन में जो बर्बरता हुई है, जिस बर्बरता सर कल क्या हुआ था, अगर उस पर हम सख्ती से पेश आते तो आज वाला वाकया सामने नहीं आता। नहीं, ये हमारी मानसिकता ऐसी है नहीं। हाँ। हम अगर तो सिलसिलेवार ढंग से सारी चीजों पे चर्चा करें तो पिछले 70 सालों से क्या क्या होता आ रहा है वो कभी नहीं होता अगर पहले ही सब कुछ हो गया होता। लेकिन ये एक इंसानी मानसिकता है जो हम बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर हम भूलते नहीं और भूलेंगे नहीं तो इस तरह की चीज पे लगाम लगाया जा सकता है। ये समाज के अंदर अवेयरनेस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं आजकल खामोश है। वो अपनी बातों को रखने में या तो डरता है या सिलेक्टिव हो जाता है। तो जब आप किसी चीज में सिलेक्टिव होके किसी मुद्दे को रखेंगे, रिजल्ट मैंने सुबह से ही, मैंने कल से जब ये तस्वीर आई थी तब भी महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनसे मैंने ट्विटर के माध्यम से रिक्वेस्ट करी थी। हाँ। और मैंने तो बहुत सख्ती से कहा था कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस्तीफा दें। हाँ। अभी भी कोई कार्रवाई बहुत बड़ी नजीर पेश करने वाली नहीं हुई। हाँ। उन्होंने सिर्फ 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, जबकि मुझे लग रहा था कि पूरे था सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि उसमें जो पुलिस वाले दिख रहे हैं और जो उनका कर्तव्य और उनका फर्ज बनता है उन्होंने नहीं निभाया। जब एक बेकसूर संत एक पुलिस वाले को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद हमारी जान बच जाएगी, लेकिन जो कार्य उस पुलिस के जवान या जो भी अधिकारी था उसने किया है उससे ज्यादा घटिया मानसिकता। यासिर जिलानी, आपने इस वीडियो को देखा होगा और इस वीडियो में हमने जब देखा है कि जो ये तस्वीर आप देख भी सकते हैं, लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो वीडियो, जब ये जो संत हैं जब आ रहे हैं तो पुलिस इनके साथ है और उसके साथ ही भीड़ आती है और अचानक से वार शुरू कर देती है और भीड़ जो है वो निहत्ती दिखाई देती है। जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी पर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, यही तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कह रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार को सोचना होगा। और जो लोग और जिस तरीके की खबरें हमारे पास आ रही हैं
अभी पुख्ता तौर पे नहीं आई है, नहीं तो मैं आपके सामने रखता कि वहां पे कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी उस भीड़ में मौजूद थे जो लोगों को उकसा रहे थे। जब सारी बातें आई जरूर आपके साथ चर्चा की जाएगी। इसमें एक खुशबू भी आ रही है। हाँ। और यकीन माने कि जो ये हादसा हुआ है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। ये मुझे मालूम है, लेकिन सरकार, जो राज्य सरकार है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक बन के क्यों खड़ी है अभी तक, क्यों वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो क्यों कार्रवाई करने में डर रही है। ये सवाल महाराष्ट्र के जो सरकार से जुड़े हुए अगर किसी को आप जोड़ा होता तो उनसे जरूर पूछा जाए कि ये उनका कर्तव्य नहीं, उसका पालन किया जा रहा है, क्योंकि इंसानियत का कत्ल है। और इंसानियत का जब कत्ल होता है तो समाज का हर वर्ग खड़ा हो जाता है। इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा घृणित, इससे ज्यादा मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं आ रहे कि ये मुहज्जब माशरा जो है हमारा हिंदुस्तान का, आखिर उसको क्या हो रहा है। क्या वो अगर किसी बात की प्रॉब्लम की तो कम से कम संत के उम्र का लिहाज करते हुए उनसे बात की जा सकती थी, उनसे संवाद कायम किया जा सकता था। और वो पुलिस का अधिकारी जो साथ में खड़ा था उसका क्या कर्तव्य था, उसकी क्या आखिर मजबूरी थी कि वो उसने अपने कर्तव्य को कहीं। ठीक है, सैयद अब्बास मेहंदी आपके पास में आना चाहूंगा। सैयद अब्बास मेहंदी, एक अफवाह फैलती है कि जो गाड़ी है दरअसल इसके अंदर जो लोग हैं वो बच्चा चोरी करते हैं, और अफवाह फैलने के बाद भीड़ इतने गुस्सैल हो जाती है। आखिर लोग इतने शॉर्ट टेम्पर कैसे हो सकते हैं? देखिए, यासिर जिलानी साहब जो बता रहे हैं कि वहाँ पर उनके पास इत्तलाएं हैं, हालांकि मुझे भी नहीं पता, मुझे भी मेरे पास भी इसकी तस्दीक शुदा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ। लेकिन यासिर जिलानी साहब ने जैसे बताया कि वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मौजूद थे, तो इसका मतलब कि अफवाहें फैलाई गई। और ये सवाल उठ रहा है कि इस मॉब लिंचिंग के पीछे कोई ना कोई साजिश है। हाँ। ये सवाल उठ रहे हैं। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, मैं तमाम सवालों को देखकर ही बताऊंगा, मैं किसी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की साजिश रचने वाले कौन लोग हैं, कैसे वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और दूसरी बात, इस मॉब लिंचिंग से ये साबित हो गया कि ये जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं ये किसी ख़ास मजहब के लिए नहीं है, बल्कि कुछ भीड़ है, कुछ हर मुआशरे में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो इंसानों के खून के प्यासे हैं। तो इनके खिलाफ का जब तक एक्शन नहीं होगा। सैयद अब्बास साहब, मैं आऊंगा आपके पास, और इस बीच में बता दूं अपने नाजरीन को, हुसैन दिलवई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से जुड़े हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। खैर मकदम है हुसैन दिलवई साहब, आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं। और इस बीच जब हम चर्चा कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के यासिर जिलानी हमारे सामने पक्ष अपना रख रहे थे। उनका यही कहना था कि मेरे कुछ सवाल हैं, अगर सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ता तो हम उससे जरूर बात करते। यासिर जिलानी, अब आप सवाल कर सकते हैं, हुसैन दिलवई हमारे साथ हैं। नहीं, मैं हुसैन दहलवी साहब से यही पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो सोशल एक्टिविस्ट की खबरें आ रही हैं, आखिर वो उन पे आपने अभी तक किसी तरह का संज्ञान क्यों नहीं लिया? ठीक है, आपने पूरे थाने। हुसैन दिलवई साहब से जवाब ले लेते हैं। सर, जो सरकार में हो रहा है, जो कुछ हुआ है, उसके बाद आपका क्या कहना है? एक तो ये जो है 12 तारीख से भी पहले से ये हर दिन वहाँ कहाँ न कहाँ प्रॉब्लम होता रहा है। हाँ। और एक तो ऐसा एक फैलाया गया कि यहाँ बच्चों को चुरा के लेके जाते हैं, उनकी किडनी निकाल देते हैं और बेचते हैं, और बच्चों को वैसे ही छोड़ देते हैं जी। इस तरह का माहौल था। एक लोग जरा घबराए हुए थे। एक बात मैं पहले ही बोलता हूँ कि उसमें कोई भी मुसलमान नहीं है, ये सारे आदिवासी है। उस विभाग में मैंने काम किया है जमाने में। हुसैन दलवाई साहब, यहाँ आदिवासी मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, यहाँ इंसानियत की बात है। आप कह रहे हैं कि 12 तारीख से वहाँ अफवाह फैल रही थी और 16 तारीख की रात का ये वाकया है। इन 4 दिनों में सरकार की तरफ से उस इलाके में क्या कोई कदम उठाया गया? क्या लोगों को समझाया गया? क्या वहां सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया? सुनिए, बिल्कुल अच्छा सवाल किया है आपने। ऐसा है, इसके बारे में
एसपी के पास कंप्लेन भी की गई, गौरव सिंह के पास। उसके ऊपर ऐसा उनकी ये क्या उद्धव ठाकरे साहब के सामने ये बात गई नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ के पुलिस को कंप्लेन गई थी। वहाँ के पुलिस की गाड़ी घूमती थी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ के एसपी ने जिस ढंग से काम करना चाहिए था वो किया नहीं। वो क्यों नहीं किया, उसकी अभी जांच बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अब जांच कैसे होगी सर? जब 12 तारीख को पता चल गया था तो क्यों नहीं सस्पेंड हुआ पूरा थाना, क्यों नहीं सस्पेंड हुआ पुलिस एसपी इलाके का? ये ऐसा है, ये पहली बार इस तरह का लिंचिंग महाराष्ट्र में हुआ। इसके पहले हर दिन, हर हफ्ते में आपके यूपी में तो आपकी सरकार। सर यूपी की बात नहीं है सर अभी जो महाराष्ट्र में हुआ है, आप पिछली वारदातों पर पिछले हादसात पर बाद में बात करेंगे। अभी जो कुछ हुआ है, 2 साधुओं समेत 3 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, जान चली गई है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। बड़ी कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो पुलिस ऑफिसर्स उसके जिम्मेदार हैं, 2 लोगों को सस्पेंड भी किया है और इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होगी। मैं आपको जरा ध्यान दे के दिए, ऐसा है कि मुंबई में लोग जाने के लिए आए, वो भी उसके पीछे कौन है? बीजेपी के लोग हैं। हुसैन साहब, सियासत का वक्त नहीं है। अगर आप 12 तारीख के बाद एक्शन ले लेते तो ये वाकया पेश ही नहीं आता। नहीं, एक्शन चालू थी। तो एक्शन चालू था, उसका ये नतीजा है कि 3 लोगों की जान चली गई है। वहाँ के एसपी ने इसके बारे में क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा इनकी लॉयल्टी कौन सी है, क्या है? आरएसएस से आए हुए बहुत सारे लोग हैं, उनको संभालना मुश्किल है। एक मैं आपको बोल रहा हूँ, हुसैन दलवाई साहब कैसी बात करते हैं? सरकार में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है। सवाल यही उठ रहा है हुसैन दलवाई साहब सरकार पर, महाराष्ट्र की सरकार पर, कि इस मॉब लिंचिंग के पीछे गहरी साजिश है। अगर बीजेपी की सरकार होती, ये सरकार इस तरह से नहीं आती तो हर दिन वहाँ फसाद करते, हर दिन गड़बड़ करते। आप क्या जानते हो? मैं वहाँ महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं उनको देखा हूँ, उनकी हर शाखा में जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मुझे शर्म आ रही है कि ये कांग्रेस के इतने दावर नेता हो कि 2 संतों की जघन्य हत्या हुई है और ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी और उनकी सरकार होती, आपके अंदर इंसानियत बची? क्या बात करते हो आप? क्या बात करते हो? कौन सी दलाली करते हो आप? दलवाई साहब ये मैं क्लियर कर दूं, ये बीजेपी लीडर यासिर जिलानी आपसे सवाल कर रहे हैं, स्टूडियो से सवाल नहीं हो रहा है। दलवाई साहब, बीजेपी लीडर यासिर जिलानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनका सवाल है। फैला दिया हमारे जैसे युवा सवाल करते तो आप तर्क से जवाब नहीं देते, कुतर्क बातें करते। बोलूंगा कि ऐसे दलाल लोगों को काहे के लिए पूछते हो? ऐसा है, अगर बात वहाँ जहाँ हुआ है ना, वहाँ वहाँ की सरपंच भी बीजेपी वाली है। 110 लोग पकड़े गए, उसमें से बीजेपी पे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि शाखा में सिखाया जाता है लिंचिंग कैसा करना, लोगों को कैसा मारना। अरे सर, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं दलवाई साहब? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। कैसे कैसे इल्जाम आप लगा रहे हैं? हत्या हो जाती है, उसके बावजूद आप दूसरी पार्टियों को कोसने का काम कर रहे हैं, जबकि आपका फर्ज बनता है कि कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी, सख्त एक्शन लेना चाहिए था। 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया आप, उसके बाद अपना एक कारकुन जो अपनी हुसूलियाबी है वो गिना रहे हैं आप यहाँ बैठ के। बिल्कुल आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप जरा शांति से विचार कीजिए। हाँ। कौन सी पार्टी में हैं आप? कौन सी पार्टी? हम किसी पार्टी में नहीं है सर। मैं बता दूं, इससे पहले जो सवाल कर रहे थे दरअसल यासिर जिलानी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो आपसे सवाल कर रहे थे। हाँ, ठीक है। दलवाई साहब, हाँ, सवाल यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ये सवाल उठा रही हैं, यासिर जिलानी साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस वक्त वहां पर ये वाकया पेश आया, वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मौजूद थे, एक गहरी साजिश के तहत ये मॉब लिंचिंग की गई है,
तो इन सवालों के जवाब सरकार के पास क्या है? और सरकार ने एक्शन बड़े ही मोहतात अंदाज में लिया है। 2 पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया, आप बता रहे हैं कि वहां के एसएसपी ने एक्शन नहीं लिया। जब आपको यह इत्तला है कि वहां के एसपी ने एक्शन नहीं लिया, तो पूरा थाना सस्पेंड क्यों नहीं किया गया 2 साधुओं की हत्या के बाद, कत्ल के बाद? ऐसा है, ये सरकार कानून से चलने वाली सरकार है, ध्यान में रखिए। उसकी इंक्वायरी होगी और जो उसमें जिम्मेदार हैं उनको बिल्कुल माफ किया नहीं जाएगा। एक ही इस देश में नेता है उद्धव ठाकरे के, डायरेक्ट बोला कोई कम्युनल बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर जगह आज जो हो रहा है मरकज को लेके, कम्युनल की बात आपने मॉब लिंचिंग के जिक्र करते ही कहा कि वहां पर मुसलमान नहीं थे, आदिवासी थे, आप यहीं पर कम्युनल हो गए। आप बताइए कि एक इंसान मारा गया है, 2 साधु मारे गए हैं, साधुओं संतों के देश में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। इससे शर्मनाक भारत की धरती पर और क्या हो सकता है हुसैन दलवाई साहब? बाप रे, हर दिन वहाँ लिंचिंग हो रहा है, वहाँ क्या तो आप इस लिंचिंग को जस्टिफाई करेंगे? आप अखलाक की पहलू की लिंचिंग का हवाला देकर इस लिंचिंग को जस्टिफाई करेंगे हुसैन दलवाई साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप उसका बार बार हवाला क्यों दे रहे हैं? वहां भी इंसान मारे गए, हम उसकी भी तरदीद करते हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, और आप इसकी मजम्मत कीजिए और एक्शन लीजिए जल्द से जल्द। या जल्द बिल्कुल लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, क्योंकि हमारी सरकार जो है ना वो योगी आदित्यनाथ नहीं चलाता है। ओके, ठीक है हुसैन दिलवाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हुसैन दिलवाई हमारे साथ जुड़े थे, जो अपने पार्टी की तरफ से रुख उसका रख रहे थे। हालांकि अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो अपोजिशन में बैठी भारतीय जनता पार्टी है उसके ऊपर इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है। एक ब्रेक लिया, रुक रहे हैं।